और चैनल टी एंड टी वर्चुअल्स। और लास्ट पार्ट में हमने अपना इंपॉर्टेंस तक कवर कर लिया था चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का। और आज हम इस चैप्टर के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे है, वो दिखने में कैसी है, उसमें काम कैसे हो रहा है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट कैसे बने हुए हैं, ये सब डिफाइन करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क है, एक ब्लूप्रिंट है, एक जो नक्शा होता है ना घर बनाने से पहले कि ऐसे ऐसे सब काम होगा, ऐसे बनेगा, वो ही सब होता है बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। It is a framework within which manager and managerial and operational tasks are performed. ये दोनों टाइप के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। And next, this line is very important, guys. It specifies the relationship between people, work and resources in the organization. ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिफाइन करती है, किसके बीच में रिलेशन डिफाइन करती है? पीपल के बीच में, उनके काम के बीच में, और रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे उनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। It allows correlation and coordination among human, physical and financial resources. यहाँ सब पर commas आएंगे students, okay? And this enables a business enterprise to accomplish desired goals. A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and a better control over the operations of the business enterprise. अगर हमारा organization structure अच्छा होगा, ये ensure करता है smooth flow of communication. Communication भी वहाँ smooth flow करती है और better control होता है हमारा अपने काम पर, हमारे operations पर. Next is span of management. It is an easy concept and important too. Span of management क्या होता है? इसका मतलब है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। It refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. एक superior manage कितने subordinates को एक time पर कर सकता है. This span of management largely gives the shape to the organization structure and this determines the level of management in the स्ट्रक्चर। इससे ही तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स बनेंगे क्योंकि एक सुपीरियर के अंदर कितने लोग अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं, वो कितने लोगों को हैंडल कर पा रहा है। इससे हमें पता लगेगा कि हमें कितने लोगों को और रखना है और कितने लोगों की नई टीम्स बनानी है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच इज फंक्शनल एंड डिविजनल। फंक्शंस क्या होता है? कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे बनती हैं फंक्शंस के बेसिस पर, जिनके अलग अलग फंक्शन के बेसिस पर हमने डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। और एक होती है मल्टी प्रोडक्ट, जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पर उन्होंने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया होता है। पहले हम पढ़ते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टाइप, फंक्शनल स्ट्रक्चर को। व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है फाउंड बाय द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर की जॉब्स को ग्रुप किया होता है इसमें अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? फंक्शंस के अकॉर्डिंग। एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट, और हर एक फंक्शन को सेपरेट डिपार्टमेंट में डिवाइड किया होता है। For example, all jobs related to production are grouped in the production department, related to sales and sales department, marketing का marketing के अंदर, और परचेज और फाइनेंस का उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये एग्जाम्पल हमने अभी ऊपर भी पढ़ी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी सूटेबिलिटी पर कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर सूट किस ऑर्गेनाइजेशन को करता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज हु हैव ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टू ऑफर। अगर उनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अपने फंक्शनल रखेंगे, नहीं तो वो मल्टी प्रोडक्ट होगा तो वो उसको फिर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंडर रखेंगे ना, कि अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिवाइड किए हैं डिपार्टमेंट्स को। अब इन्होंने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है तो सिर्फ इनके पास एक ही प्रोडक्ट होगा। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, एक प्रोडक्ट है। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है, एक प्रोडक्ट को कितनी सारी एक्टिविटी से होकर, स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। एंड ऑपरेशंस रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन रिक्वायर है, बहुत सारे अच्छे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेजेस पर। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर
हमारा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, सो इसे स्पेशलाइजेशन आती है। व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन, देन ऑल द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू वन टाइप ओनली। एक टाइप से ही सारी एक्टिविटीज रिलेट करती हैं, एंड दिस ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन वर्कर्स and brings specialization too. Second is it helps in increasing the managerial and operational efficiency. इससे अब मैनेजरियल मैनेजर्स कैसे काम करेंगे और ऑपरेशनल हमारा काम होगा कैसे, उनकी भी एफिशिएंसी आती है। मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शंस अगेन एंड अगेन, which makes them specialize and improve their efficiency. Next, it helps in increasing managerial and operational efficiency and this results in increased profits. इससे हमारे profits भी increase होते हैं। अगर efficiency आएगी obviously profits में भी increment होगी। Easy coordination. The departments formed in the functional structure are interdependent on each other. Functional structure के जो department बने होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे कि एक प्रोडक्ट पहले एक डिपार्टमेंट से होकर दूसरे डिपार्टमेंट तक जाएगा, फिर दूसरे से होकर तीसरे तक जाएगा। Which means the activities of one department are dependent upon the performance of the other department also. अगर एक डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेगी तभी वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट जाकर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। Last advantage is effective training. It makes training of employees easier as they are trained in limited types of skills. Employees of production department are given training of production technique only. अगर हमने किसी एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है तो वो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट में सारे लिंक होंगे। अगर हमने प्रोडक्शन वर्कर्स को देनी है तो हम सिर्फ प्रोडक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दे पाएंगे। सो इस फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चर से हमारी ट्रेनिंग भी इफेक्टिव हो जाती है। Next is disadvantages of functional structure. Difficulty in achieving organizational goals. कैसे? The departments become specialized on their own way. वो अपने तरीके में ही specialize होती हैं, हमने अभी पढ़ा। They fail to see the prospects of the whole organization. वो सारी organization के aspects को देख ही नहीं पाते हैं कि organization कैसे work कर रही है। वो सिर्फ अपने काम को ही देखते जाते हैं कि हमने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन वाले सिर्फ अच्छी तरह से प्रोडक्शन करने पे भी फोकस होंगे। वो नहीं देखेंगे कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट को किस टाइप के प्रोडक्ट की और कैसी जरूरत है या उनसे कोई रिव्यू लेने की जरूरत है, वो नहीं देखते। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस होते हैं एंड नॉट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एज ए रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन नॉट बी अचीव्ड। नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शनैलिटी। सिर्फ एक ही हमने ऊपर पढ़ा कि उनको एक डिपार्टमेंट में होते हैं, उनको एक ही फंक्शन की ट्रेनिंग मिलती है। इससे होता क्या है, जब हमें उनको ट्रांसफर करने की जरूरत होती है किसी और डिपार्टमेंट में, जब वहां पर हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज कम हो, तब हम वो कर नहीं पाते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है वहाँ। The department to which they belong, so they cannot be shifted to the other departments. Other departments में हम उनको शिफ्ट नहीं कर पाते जब हमको उनकी जरूरत होती है। Conflict of interest. A conflict of interest may arise when the interests of two or more departments are not compatible. Interdepartmental conflicts can also arise in the absence of clear separation of responsibility. अगर एक ही डिपार्टमेंट अपने काम पर फोकस है और वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है, तो इट कैन अराइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। वही कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कोऑर्डिनेशन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। इट में लीड्स टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनैलिटी डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत होती है, जिससे कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। डिविजनल स्ट्रक्चर, ये कहाँ पर होता है? जब भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, इट इज लार्ज इन साइज, जब वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है, तब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है कि इसमें भी फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, पर प्रोडक्ट बनने के बाद। अब कैसे हम इस पिक्चर से समझते हैं कि एक डिविजनल स्ट्रक्चर हमने बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या होगा कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपने प्रोडक्ट्स के बेस पर अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना देगी। जैसे यहाँ शूज का, देन बैग्स का, देन यूनिफॉर्म का और देन बुक्स का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए मैनेजर ने। अब नेक्स्ट क्या है कि अब जो बैग्स की है या इनमें से किसी भी है, बैग्स का एग्जांपल ले लें। बैग्स अपना अलग फंक्शन के बेसिस पर भी अलग अलग डिवीजन
करेगा। जैसे बैच ने पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, आर-एंड-डी डिपार्टमेंट बनाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बनाएगा, परचेज़ का डिपार्टमेंट भी बनाएगा। ऐसे बैग्स की जो डिपार्टमेंट था उन्होंने अपना अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाया। ऐसे ही शूज़ का डिपार्टमेंट अपने अलग डिपार्टमेंट्स बनाएगा। मतलब यहाँ भी फंक्शनल स्ट्रक्चर हो रहा होता है, पर वो होता है प्रोडक्ट डिवीज़न के बाद। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको कोई केस स्टडी इसके बेस पर आती है कि पहले ऐसे प्रोडक्ट बने, देन ऐसे फंक्शनल स्ट्रक्चर भी हो गए, तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तो पहले प्रोडक्ट बने हैं जैसे कि यहाँ पर बने हैं और बाद में हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर हुई है ये सब, तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर ही के बारे में ही लिख के आएंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं। So, a divisional structure is the organization structure which comprises of separate business units with divisions. Generally, manpower is grouped on the basis of the different product and different products manufactured. Manpower को employees को कैसे group किया होता है? Different products के basis पर. For example, a large company may have divisions like footwear, garments, etc. कहाँ पर ये organization का type structure suitable होता है? ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जिनको अपने प्रोडक्ट में बहुत ही स्पेशलाइजेशन लानी होती है, अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट, जहां मल्टी प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे एडवांटेजेस पर कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा, अगर एक डिपार्टमेंट एक ही प्रोडक्ट बनाने पर फोकस होगा, एक ही प्रोडक्ट बनाने पर स्पेशलाइज होगा, तो उससे होगा क्या कि उसके प्रोडक्ट में भी स्पेशलाइजेशन आएगी, कि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की आर-एन-डी कर रहा होगा, उसको मैन्युफैक्चर करने में पूरी अपनी अच्छी तरह से एफिशिएंसी लगा रहे होंगे। सो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्केल्स in divisional head, and this prepares them for higher positions. All the activities related to one type of product are grouped under one department only, which brings integration and coordination in the activities. उन सबकी activities में coordination और integration ही होती है. Next is expansion and growth. It facilitates expansion and growth as new divisions can be added without interrupting the existing operations. अगर हमने किसी भी पहले तो देखते हैं कि अगर हमने नया प्रोडक्ट लेकर आना है, तो हम अपना नया प्रोडक्ट इजीली लेकर आ सकते हैं, कोई भी अलग डिपार्टमेंट्स को तंग किए बगैर। और अगर हमने किसी भी एक डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी है, उसमें भी कोई नया फंक्शनल स्ट्रक्चर लाना है, तो वो भी हम इजीली ले आ सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। सो इट वाज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना भी इसमें इजी है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। फास्ट डिसीजन मेकिंग लेट्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। अब अपने अपने डिपार्टमेंट अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं बहुत ही फास्ट पेस पर, विदाउट आस्किंग परमिशन फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट। उनको अपना 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 काम वो इजीली कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिविजनल फंक्शंस act as an autonomous unit. हर एक autonomous unit act कर रहे हैं, हर कोई एक separate unit है, which leads to faster decision making. Next are disadvantages of this structure. फर्स्ट इज मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब जितने ज्यादा हमने प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाए होंगे, उतने हमें रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होंगे, मनी ज्यादा चाहिए होगी, मैन पावर ज्यादा चाहिए होगी। सो बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज इन एवरी डिवीजन। हर डिपार्टमेंट को अपने अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होंगे। प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शंस इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट्स इसमें भी होंगे। कैसे? Conflicts may arise among different divisions with reference to location of funds, and further, a particular division may seek to maximize its profits at the cost of other divisions. वो अपने अपने डिपार्टमेंट की ग्रोथ पर ही फोकस होंगे, इसलिए वो दूसरे डिपार्टमेंट के फंड्स या ऐसे कुछ भी सीक कर सकते हैं। वो अपने प्रॉफिट्स को ही मैक्सिमाइज करना चाहेंगे और दूसरे को वो इग्नोर कर सकते हैं। थर्ड इज इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अब हर इसमें प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवीजन है डिपार्टमेंट्स की। हर एक डिपार्टमेंट अपने ही प्रोडक्ट को बेटर बनाने में लगा होगा, उसकी ही सेल को मैक्सिमाइज करने में लगा होगा, तो और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तो भूल ही जाएगा। हो सकता है कि उसने अपने डिपार्टमेंट का गोल अचीव तो कर लिया होगा, पर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की तरफ वो नहीं जा रहा है, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स के गोल को भी वो इग्नोर कर रहे होते हैं।
It provides manager with the authority to supervise all the activities related to particular division. Such a manager may gain power and in a bid to assert his independence may ignore organizational interest. नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज फॉर्मेशन. इसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर की हमें पता है फॉर्मेशन फंक्शंस के बेसिस पर होती है और डिविजनल स्ट्रक्चर की कैसे होती है. डिविजनल स्ट्रक्चर की होती है उसके प्रोडक्ट के बेसिस पर ऑन फंक्शंस एंड इसकी होती है फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस. पहले प्रोडक्ट लाइन से बनती है एंड देन इज सपोर्टेड बाय द फंक्शंस. नेक्स्ट आता है मैनेजरियल डेवलपमेंट. डिफिकल्ट. इसमें मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होती है. क्यों? एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट. हर एक मैनेजमेंट को टॉप लेवल को जाकर रिपोर्ट करना होता है. इसमें इजियर है क्योंकि ऑटोनॉमी हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट के पास होती है. एज वेल एज चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस हेल्प्स इन द मैनेजरियल डेवलपमेंट. कॉस्ट. फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेट हैंस इकोनॉमिकल. इसमें फंक्शंस हम एक ही फंक्शन को बार बार परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं. एक फंक्शन अपना परफॉर्म हो रहा है एक ही प्रोडक्ट का, सो इट इज इकोनॉमिकल. इसमें कितने सारे फंक्शंस की डुप्लीकेशन होती है, सो कॉस्ट बहुत हाई रहती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें डिफिकल्ट होती है कि हम एक डिपार्टमेंट को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कोई भी प्रॉब्लम आने पर. इसमें इजी होती है क्योंकि पता होता है गलती किस डिपार्टमेंट से किस प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट से हुई है. स्पेशलाइजेशन. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है. एक फंक्शन बेस्ट हो अपने अपने हो जाते हैं और इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आती है कि अपने अपने फंक्शन के बेस पर एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है. सो दिस वाज इट फॉर पार्ट 2. अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, और हम अपना बाकी का चैप्टर कवर करेंगे. सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन. थैंक यू.